तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स थे, कंसंट्रेशन ऑफ टॉपिक पर, इक्विवेलेंट वेट वाले टॉपिक पर, ये सारी बातचीत हम लोग देखो कर चुके हैं। तो अभी हम लोगों को जो मूव करना है वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की तरफ बातचीत करनी है, क्योंकि जब आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आएगा तभी आप आगे टाइट्रेशन से रिलेटेड जो सवाल हैं वो अच्छे से कर पाओगे। अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं आता है तो टाइट्रेशंस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी क्या पूरी ही दिक्कत होगी, ठीक है, थोड़ी बोरी कुछ नहीं, पूरी दिक्कत होगी। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखो बहुत ही सिंपल है ये, अलग से मुझे तुम लोगों को लॉ सिखाने की कोई नीड नहीं थी, ठीक है। तुम सभी लोगों को ये लॉ ऑलरेडी आता है। हम लोगों ने ये लॉ अभी अभी क्या कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर फिनिश किया, उस पर्टिकुलर चैप्टर में ये चीज़ मैंने सिखाई है, ठीक है। ये वाली चीज़ उस पर्टिकुलर चैप्टर में सिखाई हुई है। तो अब कैसा है, उसको कोई अलग से नाम नहीं दिया था कि भाई देख तू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, बस करा दिया था कि हाँ ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, तुम मतलब ये TM है, तुम याद रखो। अब इसको नाम देते हैं ताकि तुम्हें पता रहे कि मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नाम किसको दे रही हूँ। नाम नहीं भी याद रहता है बट तुम्हें उसका जो मेन काम है अगर वो याद है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चीज़ें देखो कैसी है, आप जब भी एक रिएक्शन करते हो, ठीक है, उस रिएक्शन के दौरान आप क्या हरकत करते हो कि आप लोगों का एक एलिमेंट जो रहता है वो क्या करता है दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, ठीक है। अच्छा, यही होता है केमिकल रिएक्शन में, और उस केमिकल रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट। तो मान के चलते हैं, इमेजिन करते हैं मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है, मैं जनरल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में चीज़ सिखा रही हूँ। तो इफ़ आई हैव अ जनरल इक्वेशन, देन ऐसे केस में मान लो एक जनरल इक्वेशन है स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B एरो स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D, जहाँ पे ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d ये सब क्या है मेरे आप लोगों के स्टोक्योमेट्रीज हैं। जब आप रिएक्शन बैलेंस करते हो तो जो नंबर सामने आता है ना, मैं उस नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये आपकी स्टोक्योमेट्रीज हैं, ठीक है। तो बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सिंपली ये कहता है और कुछ भी नहीं कहता, बहुत ही प्यारा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसका ये कहना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आप लोगों के मिली इक्विवेलेंट्स हैं, क्या वर्ड मैंने बोला बताओ, मिली इक्विवेलेंट्स है या फिर जो इक्विवेलेंट्स है, मतलब पहली बात तो ये जो लॉ है आप ये लॉ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए भी लगा सकते हो, और दूसरी चीज़ आप ये लॉ जो आपके मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं आप उसके लिए भी लगा सकते हो, दोनों के लिए लगा सकते हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं, पहले तो पॉइंट समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं और मिली इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। जब आप वॉल्यूम को लीटर में रखते हो, ठीक है, तब वो वाली चीज़ कहलाती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और जब मिली मतलब नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स मतलब जब आप वॉल्यूम को ml में ही रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो तो वो कहलाता है मिली इक्विवेलेंस, लाइक मोल्स एंड मिली मोल्स, नथिंग एल्स। तो आपका जो ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ये देखो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इस रिएक्टेंट साइड में जो A और B आपको दिख रहे हैं, इस A और B के मिली इक्विवेलेंस लो कि इक्विवेलेंस लो, आई जस्ट डोंट केयर, ठीक है। इसके जो इक्विवेलेंट्स होंगे A के वो इक्वल होंगे किसके, इक्विवेलेंट्स ऑफ B के, और ये इसके इक्वल होंगे इक्विवेलेंट ऑफ C के, किसके इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ D के। समझ रहे हो, ये चीज कहता है आपका लॉ। तुम्हें याद है हम लोगों ने मोल मोल कंसेप्ट पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी कि तुम्हें गधे के जैसे क्या करना पड़ता था, हमेशा क्या करना पड़ता था, बैलेंसिंग करनी पड़ती थी। जब तक आपको स्टोक्योमेट्री नहीं पता होती थी आप लॉ ऑफ मतलब मोल मोल एनालिसिस नहीं लगा पाते थे। फिर हमने चैप्टर के एंडिंग में POAC पढ़ा था। अगर तुम POAC को भूल चुके हो तो जाके एक बार क्विक रिविजन कर लेना, 2 मिनट लगेगा, कम से कम टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। फिर POAC पढ़े थे। आफ्टर फिनिशिंग POC का एक बहुत बड़ा अच्छा एडवांटेज था कि उसमें हम लोगों का मतलब बेसिक प्रिंसिपल ये था कि एटम्स कंजर्व्ड हुए हैं, और अगर एटम्स कंजर्व्ड हुए हैं तो उसमें हम लोगों ने सीधा हम लगाते हैं कि जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में है रिएक्टेंट साइड में उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट साइड में है टोटल, और उसमें हमें मतलब बेसिकली बैलेंसिंग की नीड नहीं पड़ती थी। तो सिमिलरली यहाँ पर जो हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहे हैं इसमें भी हमें किसी भी प्रकार की बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। ये अभी तक का आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है, यहाँ पे बैलेंसिंग की नीड हमको नहीं पड़ती। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैलेंसिंग नहीं चाहिए भैया, बैलेंसिंग से बच जाते हो तुम।
तो बैलेंसिंग से बच गए मतलब सोचो ना कितनी बड़ी टेंशन तुम्हारे सर से हट गई। अदरवाइज तुम पहले रेडॉक्स को बैलेंस करते और फिर मोल मोल एनालिसिस लगाते। यू कैन गो थ्रू इट, बट कितना बड़ा हेक्टिक काम होता। तो बैलेंसिंग से बचना दिस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये इस तरीके से लगाते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बस इसी चीज को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं। बाद में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं और न्यूमेरिकल से चीज को समझना है, और इसके बारे में ज़्यादा मेरे पास बोलने लायक कुछ है नहीं। अच्छा, स्टेटमेंट अगर तुम मेरे से एक्सपेक्ट करते हो कि मैडम आप स्टेटमेंट लिखा के दो लॉ की है, तुम क्या करोगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की स्टेटमेंट लिखकर? बताओ मुझे क्या मिल जाएगा। तुम्हें क्या बोर्ड्स का पेपर लिखना है क्या जो तुम्हें बोर्ड्स में आएगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? और अगर होता भी तो बोर्ड्स में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। तो जहाँ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वहाँ मैं लिख दूंगी, जहाँ नहीं है उसकी बकवास नहीं करनी है। हाँ, लेकिन मान लेते हैं अगर आपको कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेट से नहीं दी, या लेट से मान लेते हैं आपको कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं दी, बैलेंस और अनबैलेंस तो दूर की बात है, आपको सिर्फ एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। आपको क्या दिया गया है? एक कंपाउंड दिया गया है। कंपाउंड मान लेते हैं आपके इस टाइप का है, MXNY। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ Al2O3, तो यहाँ X क्या होगा 2 और Y क्या होगा 3, राइट। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास है FeOH में नहीं, OH नहीं, वो तो बेस हो जाएगा, एक कुछ और ले लेते हैं। लेट्स से हमने ले लिया Al2SO4 होल थ्राइस 3, तो यहाँ X क्या है 2 और SO4 यहाँ पे क्या है आप लोगों का 3। लेट्स से मैंने ले लिया यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट, ये मैंने ले लिया, तो यहाँ X की वैल्यू है 1, Y की वैल्यू है 2। मतलब समझ जाओ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ। और ऐसे कंपाउंड्स में अगर तुम्हें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को लगाने का है तो वहाँ पे आप क्या लगाते हो कि आपके पास जितने इक्विवेलेंट्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड के थे, इक्विवेलेंट्स ऑफ कंपाउंड, अभी फिलहाल जो मैंने ऊपर लिया है वो कंपाउंड है MXNY, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंपाउंड के जितने भी आपके पास इक्विवेलेंट है उतने ही इक्विवेलेंट आपके पास M के भी होंगे और उतने ही इक्विवेलेंट आपके पास N के भी होंगे। दिस इज द सेकेंड रूप ऑफ द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आप किसके लिए लगा सकते हो? आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस किसके लिए लगा सकते हो? एक केमिकल रिएक्शन के लिए भी लगा सकते हो, या फिर आप किसके लिए लगा सकते हो? आप आपके सिंपल से कंपाउंड के लिए भी लगा सकते हो। अब भाई मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की, एक इतना बड़ा मैंने इसका तुम लोगों को एडवांटेज बताया है, रिएक्शन नीड नॉट टू बी बैलेंस, ठीक है। अब क्या इसके अलावा क्या इस पर्टिकुलर मेथड का कोई ड्रॉबैक है क्या, राइट? अगर इसका कोई ड्रॉबैक है मतलब कोई डिसएडवांटेजेस हैं इसके कि आप पर्टिकुलर इस जगह पे आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जब हम रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर में जो भी प्रोडक्ट बनता है या फिर जो हम लोग क्वेश्चन में हम लेते हैं, लेट्स से मान लेते हैं क्योंकि मैं रेडॉक्स बात कर रही हूँ, तो रेडॉक्स में जनरली हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर जनरली हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। तो अगर आपने कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट या फिर लेट्स से आपने कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जिसकी एक मोलैरिटी थी लेट्स से 0.1, तो वो 0.1 मोलैरिटी फिक्स्ड है। हाँ, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो वेरी कर सकती है, बट लेट्स से तुमने टेम्परेचर को फिक्स किया है तो फिक्स है। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन को नॉर्मेलिटी के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हो तो टेम्परेचर के अलावा जो महाशय नॉर्मेलिटी है ना, ये रिएक्शन पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। ये रिएक्शन पे भी डिपेंड करेगी क्योंकि नॉर्मेलिटी वैलेंसी फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो कंडीशन एसिडिक है कि कंडीशन बेसिक है कि कंडीशन न्यूट्रल है, तो इसके हिसाब से नॉर्मेलिटी क्या होगी, चेंज होगी। इवन पॉइंट नंबर 2 कि KMnO4 अगर मैं उसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेती हूँ तो KMnO4 राइट साइड में जो प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट Mn2 पॉजिटिव बन रहा है, MnO2 बन रहा है, मतलब बन क्या रहा है, तो उसके हिसाब से वैलेंसी फैक्टर चेंज होगा, आप लोगों की नॉर्मेलिटी चेंज होगी। अगर नॉर्मेलिटी चेंज हो गई मतलब इक्विवेलेंट कंसेप्ट से निकाले हुए आंसर्स वेरी कर सकते हैं रिएक्शंस में, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है। बेसिकली ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट का ड्रॉबैक नहीं है, बेचारा इक्विवेलेंट कंसेप्ट तो अपना काम बखूबी निभा रहा है आपको बैलेंसिंग करने से बचाकर, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से हम लोगों को एक पॉइंट याद रखना है कि हम लोगों की जो नॉर्मेलिटी है ये डिपेंड करती है, किस बात पे डिपेंड करती है, आप लोगों की रिएक्शन पर। अब क्योंकि नॉर्मेलिटी रिएक्शन पे डिपेंड करती है, वैलेंसी फैक्टर पे डिपेंड करती है, कौन सा मीडियम है, एसिडिक है, बेसिक है, मतलब ऐसी कोई भी चीज
जो वैलेंसी फैक्टर को असर डाल सकती है, नॉर्मेलिटी उन पर डिपेंड करती है। और अगर नॉर्मेलिटी उन पर डिपेंड करती है तो इसका मतलब कि नॉर्मेलिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है, बट मोलैरिटी चेंज नहीं होगी, मोलैरिटी वोंट चेंज। लेकिन मोलैरिटी के लिए आप ये कंसेप्ट तो लगा नहीं सकते, आप ये कंसेप्ट सिर्फ नॉर्मेलिटी के लिए लगा सकते हो, और नॉर्मेलिटी के लिए ड्रॉबैक है, तो मतलब इनडायरेक्टली ये ड्रॉबैक इस कंसेप्ट का भी हुआ। अब मोलैरिटी का फायदा है कि वो चेंज नहीं होती है विथ रिएक्शन, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक और है कि या तो आप उसको पीओएसी से सॉल्व करो या तो मोल मोल एनालिसिस से सॉल्व करो। तो इनडायरेक्टली एक एक कमियां दोनों में है। जहाँ बैलेंसिंग की नीड नहीं है वहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, जहाँ पे वेरिएशन है वहाँ पे बैलेंसिंग, मतलब समझ जाओ तुम। ये हो गया इसका पहला ड्रॉबैक। अच्छा, ड्रॉबैक नंबर 2 पे घुसते हैं हम लोगों पे कि देखो मतलब वही बातचीत है कि आप पूरा कंसेप्ट जो है, आपका पूरा कंसेप्ट इक्विवेलेंट जो मतलब लॉ पढ़ रहे हो, इस पूरे कंसेप्ट की जो बुनियाद है, जो बेसिक्स है, वो जो बेस है इस पूरे कंसेप्ट का, जो बेस है वो बेस है वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट का जो बेस है वो वैलेंसी फैक्टर है। यानी कि अगर तुम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो तो वो वैलेंसी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तुम नॉर्मेलिटी निकाल रहे हो वो वैलेंसी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली इन्वर्सली या इस पे मत करना, बस यहाँ पे डिपेंड वर्ड लिख दो, तो कल तुम्हारा मैसेज आएगा कि मैडम आप तो वहाँ पे डिपेंड बोल रहे थे ना, ठीक है। अच्छा, तो अब मतलब डायरेक्ट लिख दिया आपने, ऐसा नहीं, जो भी है ये वैलेंसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। और ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, आप लोगों का चेंज होता है। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट सेम ही हुए, तो इनडायरेक्टली ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या हुआ, ड्रॉबैक हुआ। तो अब ड्रॉबैक जो भी है, तो हमें कंसेप्ट है, सीखना है, हमें सवाल सॉल्व करने हैं, बस वही इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज़ तुम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है, जो मैं अलग से जीके फैक्ट का एक कॉलम बना के वहाँ लिखवा दूंगी, बट अभी फिलहाल ये याद रखेंगे। लेट्स से तुम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट का मतलब होता है ये, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम। अच्छा, अब इसमें देखो क्या है ये चीज, आप लोगों को ये कह रहा है कि आपके पास एक MnO4 नेगेटिव था, आप मतलब MnO4 नेगेटिव मतलब KMnO4, ठीक है, KMnO4 में से K हटा दोगे तो वही बचेगा ना। तो आपके पास एक MnO4 नेगेटिव है, इसको हम ट्रीट मतलब यूज कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो वो ऑक्सलेट आयंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अच्छा, याद रखना, ऑक्सलेट आयंस हमेशा ऑक्सीडाइज होकर CO2 प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, जब तुम डी ब्लॉक के वीडियोस निकालोगे ना अपने पढ़ाए हुए, तो उसमें जहाँ प्रिपरेशंस, रिएक्शंस, K2Cr2O7, KMnO4 की, उसके अंतर्गत मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। तो वो कन्वर्ट कर लेता है CO2 में, और एसिडिक मीडियम में जो MnO4 निगेटिव है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में जो MnO4 निगेटिव होता है, ये MnO4 निगेटिव अपने आप में भी तो चेंज लाएगा ही लाएगा। चेंज ये होता है कि वो कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, Mn2 पॉजिटिव में। ये आपको याद करना पड़ेगा कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn2 पॉजिटिव में जाता है, आपको बेसिक मीडियम में वो Mn4 पॉजिटिव में जाता है। ये ऐसे याद करना पड़ेगा, जो भी होगा आपके नियम वो याद करने पड़ेंगे। तो ये आपको रिमेंबर, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करनी है, ठीक है, कि ये वाली जो कन्वर्जन होता है इस पर्टिकुलर मीडियम में, ये चीज आपको याद करनी है, ये आपका रिमेंबर पॉइंट है। तो अब बताओ वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना हुआ, 5। आपको ये पूछ रहा है वो कि कितने मोल्स में C2O4 निगेटिव के लगेंगे, ठीक है, अगर मैं 1 मोल का MnO4 निगेटिव यूज करता हूँ तो मोल्स भले ही पूछ रहा है, बट आप काम वो क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट्स में ही करो। क्या लगाना है आपको, लॉ लगाना है कि आपके पास इक्विवेलेंट्स जितने MnO4 नेगेटिव के हैं, उतने ही इक्विवेलेंट्स आपके पास किसके हैं, ऑक्सलेट के। बेसिकली गिवन और टू फाइंड के बीच में हम लोग लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने 2 दिन पहले जो कंसेप्ट सीखा था, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट कंसेप्ट, उसके अंतर्गत तुम लोगों ने ये चीज सीखी थी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते क्या है, नॉर्मेलिटी जितनी भी उसकी है, ठीक है, और उसके अलावा मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आप लोगों का क्या, वॉल्यूम, यही होता है, ठीक है। लेकिन मैडम क्वेश्चन में तो मोल्स बोला है, तो इक्विवेलेंट वेट और मोल्स के बीच में क्या मतलब, इक्विवेलेंट और मोल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है, बिल्कुल है।
जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं वो होते हैं मोल्स, ठीक है, आपके मोल्स मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। तो MnO4 नेगेटिव के जो भी मोल्स हैं उसका वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू जितने भी मोल्स आपके पास C2O42 नेगेटिव के हैं मल्टीप्लाई बाय उसका वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो MnO4 नेगेटिव के मोल्स आप लोगों को क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1, उसका वैलेंसी फैक्टर है 5 इक्वल टू ऑक्सलेट के वो मोल्स तुमसे पूछ रहा है और ऑक्सलेट का वैलेंसी फैक्टर यहाँ कितना है। तो अब तुमको अगर यही पता नहीं होगा कि कौन सी चीज किस में कन्वर्ट होती है तो कैसे काम चलेगा। तो CO2 में जो कार्बन है वहां पे X की वैल्यू कितनी है 4 और C2O42 नेगेटिव में जो कार्बन है वहां पे अगर तुम X की वैल्यू क्रिएट कर मतलब कैलकुलेट अगर करो तो वो चीज आप लोगों की आ जाती है 3, ठीक है। ये कितनी आ जाती है 3, 2x माइनस 8 इक्वल टू -2, 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, तो x इक्वल टू 3। यहाँ से यहाँ जाते वक्त चेंज कितने का हो रहा है 1 का, परंतु वहां पे एटम्स कितने हैं C2O42 नेगेटिव में 2, इसीलिए वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। अब समझे तुम्हें वैलेंसी फैक्टर निकालना क्यों सिखाया गया था इतना समय लेकर, इसीलिए। तो यहाँ से जो मोल्स आपके पास C2O42 नेगेटिव के रहेंगे वो होंगे 2.5, मतलब ऑक्सलेट आयंस के मोल्स इतने आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, समझ गए कैसे काम करना है, बस हो गई कहानी खत्म, ये इतना सिंपल है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट देखो, वैसे इसके जैसा मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी कंसंट्रेशन वाले वीडियो में सिखा चुकी हूँ बट स्टिल देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HCl, यार ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HCl एंड 2 मोलर HCl शुड बी मिक्सड, मतलब इन दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ, क्या वॉल्यूम मुझे लेना चाहिए मुझको नहीं पता, टू गेट 3 मोलर HCl। मतलब एक आपके पास कंटेनर है, उस कंटेनर में 6 मोलर HCl है, दूसरा कंटेनर है उसमें 2 मोलर HCl है, दोनों को उठा के मिक्स कर दिया और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग 3 मोलर HCl हम लोगों को मिल रहा है। मुझे नहीं आइडिया है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बस ये पता है कि मिक्सिंग हुई है। तुम चाहो तो इसको आयोनिक इक्विलिब्रियम में जो तुमने 2 एसिड्स को अगर आप ऐड मतलब मिक्स करते हो तो मिक्सिंग वाले कंसेप्ट से आप यूज कर सकते हो। आयोनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है, बेसिकली वही तो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। वहां पे भी तो मैं तुमको बताया था कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, बट वह प्रूफ नहीं दिया था, प्रूफ अभी आप लोगों को यहाँ पे मिला है, ठीक है। अच्छा, तो कितना HCl का कितने HCl का इतना इतना मिक्स करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे वो आपको इंडिविजुअल वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 6 मोलर वाले का बता भाई कि तुझको कितना HCl होना वॉल्यूम में और तुझको 2 मोलर वाले का HCl का कितना वॉल्यूम होना, वो तुमसे कलेक्टिवली पूछ रहा है कलेक्टिवली, ठीक है, कलेक्टिवली कि भैया तुझे कितना चाहिए। तो ऐसे में अब काम कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ अज्यूम करनी है कि आप लोगों के पास में जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम आप लोगों के पास कितना है 1 लीटर, ठीक है। पहले इसको अज्यूम कर लो, पहले से मान के चलो कि टोटल वॉल्यूम जो आपने यहाँ पे लिया है वो कितना है, लेट्स से 1 लीटर। अच्छा, अब उसमें जो आप लोगों का, एक मिनट कहाँ गया, उसमें आप लोगों का जो अभी 6 मोलर वाला है, इस 6 मोलर वाले को आप कितना मान लोगे, मान लिया X, तो आपका जो 3 मोलर वाला है, सॉरी 2 मोलर वाला है, उसका कितना हो जाएगा 1 माइनस X लीटर, इतना कर लिया बस। अभी कंसेप्ट क्या है, दोनों को मिक्स किया, तो बिफोर मिक्सिंग, ठीक है, जितने इक्विवेलेंट्स बिफोर मिक्सिंग थे उतने ही इक्विवेलेंट्स आफ्टर मिक्सिंग होंगे, इतना तो हमको पता है, ठीक है, क्योंकि कंटेनर से ना तो कोई पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं ना तो कोई पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं। लेकिन बिफोर मिक्सिंग आपके पास 2 चीजें हैं, राइट, 2 चीजें हैं, तो आप क्या करोगे, N1 कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट किसके, आपके 6 मोलर वाले के प्लस इक्विवेलेंट किसके, आपके 2 मोलर वाले के, इक्वल टू इक्विवेलेंट किसके, आप लोगों के कितने वाले के, आप लोगों के 4 नहीं कितना 3 वाले के। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको मैंने ले लिया N1 इंटू V1, यहाँ आ जाएगा N2 इंटू V2 और यहाँ पे आ जाएगा N फाइनल इंटू V फाइनल बराबर। अच्छा, अभी N1 यानी कि पहले वाले की नॉर्मेलिटी तो दी नहीं है, बट हमने पढ़ाई की है कि मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर
को आप नॉर्मेलिटी लिख सकते हो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये m2 इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू ये आ गया वॉल्यूम 2 इक्वल टू n फाइनल इंटू में v फाइनल, ये ऐसे। ठीक है, तो अभी जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी आपको कितनी दी हुई है बताओ, पहले वाले की 6। अच्छा, उसका वैलेंसी फैक्टर एसिड है वो भी HCl, तो वैलेंसी फैक्टर तो 1 होगा। उसका वॉल्यूम कितना अज्यूम किया है, x, तो ये हो गया 6x प्लस सेकेंड वाले की मोलैरिटी आपको कितनी दी हुई है 2, वैलेंसी फैक्टर 1, उसका वॉल्यूम कितना है 1 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x बराबर इक्वल टू n फाइनल। तो वहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगेगा, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो वहाँ पे मोलैरिटी कितनी है 3, वैलेंसी फैक्टर है 1 और क्या कहते हैं तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम टोटल हम लोगों ने कितना लेके रखा है, टोटल वॉल्यूम तो वैसे भी हमने 1 अज्यूम किया है, तो इक्वल टू 3। पूरा वॉल्व कर लो तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 1/4, यानी कि मेरे पास जो क्या कहते हैं 6 मोलर वाला HCl है वो कितना है 1/4 है, और जो मेरे पास 2 मोलर वाला HCl है वो कितना है, वो मेरे पास 3/4 है। बस खत्म हो गई बातचीत। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको पूछे कि भाई कितना है, आफ्टर मिक्सिंग बन कितना रहा है, वो भी नहीं बताया है, मतलब वॉल्यूम के बारे में कोई हिंट नहीं दी गई, एकदम शांति सन्नाटा, तो ऐसे केस में क्या करना है, टोटल वॉल्यूम को अपना क्या अज्यूम कर लेना 1 लीटर। जब वॉल्यूम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है ना, तो ऐसे ही उस क्वेश्चन को हम लोगों को अप्रोच करना रहता है। ठीक है, ये अज्यूम करते हुए कि इसको ऐसे इसको ऐसे इसको ऐसे इसको ऐसे, समझ लो, बस इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं। बट अभी कैसा हो रहा है, मतलब ये देखो हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ही तो लगाया कि इक्विवेलेंट इक्वल टू इतना, इक्विवेलेंट इक्वल टू इतना, तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना। अब थोड़ा सा और सीखते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को लगाना विद दी हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू इसको सीखते हैं, क्योंकि अभी आगे जाके तो तुम्हें वैसे भी रेडॉक्स के टर्म्स में ही बात करनी है, तो रेडॉक्स से घुसने से पहले कुछ बेसिक इक्वेशंस के साथ इस क्वेश्चन को करना सीख लो। जैसे कि आप लोगों को क्या दी हुई होती है, रिएक्शंस दी हुई है, रिएक्शंस में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है कुछ इस प्रकार से, जैसे बोला गया है आपके पास 40 ml ऑफ 1 मोलर आपके पास Ce4+ है सीरियम। ठीक है, अच्छा, इसको इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 20 ml ऑफ 1 मोलर SnCl2। SnCl2 के 1 मोलर को ऑक्सीडाइज करना है, आपको पूछ रहा है फाइंड फाइनल। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी है, किसकी, सीरियम की। मतलब अगर सीरियम किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में Ce4+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब खुद वो क्या हो गया होगा, रिड्यूस हो चुका होगा। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? ओके, तो बेसिकली होता क्या है, सीरियम 4+ SnCl2 के साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट कर देगा SnCl2 को, ऑब्वियसली SnCl2 का ऑक्सीडेशन करेगा। राइट नाउ SnCl2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में वहां पे कितनी है, 2 है, Sn की पावर कितनी है, 2+ है। Sn की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, टीन की, +2 या फिर +4, तो ऑब्वियस है कि वो ऑक्सीडाइज होकर +4 में जाएगा और बेचारा सीरियम खुद किस में जाएगा नहीं पता, वही तो बोल रहा है कैलकुलेट करो, तो मुझे नहीं पता किस में जाएगा, मान लेते +x में जाएगा, तो ये +x आपको कैलकुलेट करने का है, तो इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे। तो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये मेरा क्या है, आप लोगों का कैलकुलेट करना है। अच्छा, गिवन इन्फॉर्मेशन मुझे किसके बारे में दी हुई है, मुझे सीरियम 4+ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, मुझे SnCl2 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब 20 ml 1 मोलर, 40 ml 1 मोलर, मुझे मतलब सब कुछ पता है किसके बारे में, आपके इसके बारे में। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अगर मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाऊं कि यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होगा, तो आप लगाइए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, कैसा हो जाएगा बताओ, इक्विवेलेंट ऑफ किसके, Ce4+ के इक्वल टू इक्विवेलेंट्स किसके, आपके Sn2+ के, क्योंकि इन्हीं दोनों के बारे में गिवन इन्फॉर्मेशन दी है तो उन्हीं का लगाएंगे। क्या होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्योंकि ml में है तो इसीलिए मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। ठीक है, अच्छा, तो मिली इक्विवेलेंट्स में नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है, नहीं दी है, यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला मोलैरिटी के टर्म्स में अगर लिखने को कहें
तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी किसकी, Ce4+ की, मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर किसका, Ce4+ का, इनटू में वॉल्यूम किसका, Ce4+ का। क्या ये बात समझ में आ रही है? गिवन इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसके हिसाब से आपको थोड़े बहुत तो मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। कई बार अगर आप लोगों को डायरेक्टली नॉर्मेलिटी दी होती तो मुझे मोलैरिटी फैक्टर वाले कंसेप्ट को यूज ही नहीं करना पड़ता, राइट? लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मैंने मेरा फॉर्मूला बना दिया। Ce4+ की मोलैरिटी क्वेश्चन में रीड करो कितनी है, 1 मोलर 1 मोलर दोनों है, एक 40 ml है, एक 20 ml है। तो ये 1 मोलर है। वैलेंसी फैक्टर के बारे में बाद में बात करते हैं। इसका वॉल्यूम है 40 ml, इक्वल टू इसकी भी मोलैरिटी 1 है, इसके भी वैलेंसी फैक्टर के बारे में बाद में बात करते हैं, वॉल्यूम बराबर 20। अब SN2 पॉजिटिव का वैलेंसी फैक्टर निकालो। तो यहाँ से यहाँ गए, कितना आया वैलेंसी फैक्टर, 2, तो ये हो गया 2। लेकिन मैं Cerium-4 पॉजिटिव का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालूं? मतलब वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए ना कितने का चेंज हुआ। तो यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो मुझको तो ये तो बताया ही नहीं है कि राइट हैंड साइड में सीरियम की पावर क्या है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ यहाँ पे चेंज कितने का हुआ, तो मैं यही कहूँगी ना यहाँ पे, मैं तो यही कहूँगी ना कि मुझको यहाँ पे वेरिएबल के टर्म्स में मेरे चेंज को लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे चेंज x-4 का हुआ, ठीक है? अब तुम उसको x-4 भी लिख सकते हो, 4 - x भी लिख सकते हो, बट पता हो क्या लिखोगे, जो भी लिखोगे उसका मॉड्यूलस रहेगा। लेकिन कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एक, तो ऑब्वियसली उसने खुद का रिडक्शन किया होगा, मतलब कि ऐसी भी कंडीशन में जो x होगा वो तो <4 ही होगा ना। तो अगर तुम x-4 लिखोगे तो एक निगेटिव आंसर आएगा, फिर तुम्हारा फाइनल आंसर भी निगेटिव में आएगा। बट ऑक्सीडेशन स्टेट तो कभी निगेटिव हो नहीं सकती ना, तो तुम चाहो तो उसी आंसर की पॉजिटिव वैल्यू को अपना आंसर मान लेना, ये भी तरीका है। बट जो लोग ऐसे हैं कि नहीं मैडम निगेटिव आंसर आई कैसे गया, उन लोगों को यही सोच लो कि वो अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब उसने खुद का रिडक्शन किया है, खुद का रिडक्शन किया है मतलब एक्स की वैल्यू कभी 4 से तो ज़्यादा हो नहीं सकती, ठीक है? तो इसीलिए बेटर तरीके से है कि आप उसके चेंज को क्या लिख लो, 4 - x लिख लो, ठीक है? ताकि आंसर तुम्हारा स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव आए। ये हो गया। तो 8 - 2x = 2, तो ये हो जाएगा 2x = आपका 6। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3। मतलब जो सीरियम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3 है। वैसे पूरी दुनिया को पता था कि सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है, ठीक है? हम लोगों ने बट स्टिल निकाल लिया कि क्या पता क्वेश्चन वाले ने अपने हिसाब से कुछ इमेजिनरी भी दे दिया हो, राइट? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट वाले सवाल में मूव करते हैं। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें K2Cr2O7 है। एसिडिक मीडियम में आप K2Cr2O7 को यूज़ कर रहे हो, तो मैंने एरो के ऊपर H पॉजिटिव लिख दिया है। आप फेरस ऑक्सलेट आपने लिया है, क्या लिया है, फेरस। फेरस का मतलब क्या होता है, Fe2 पॉजिटिव। मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ ताकि तुम लोगों को फॉर्मूला लिखते आना चाहिए, ठीक है? ये फेरस ऑक्सलेट लिया है। तो K2Cr2O7 दुनिया का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या कर रहा होगा, खुद का रिडक्शन। और K2Cr2O7 जब एसिडिक मीडियम में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है तो राइट हैंड साइड में Cr3+ बनता है। जैसे लास्ट वाले क्लास में या ऊपर वाले न्यूमेरिकल में मैंने कैसे बताया था कि मैग्नीज 2+ बनता है, वैसे ये बनता है। और ऊपर वाले ही इलस्ट्रेशन में मैंने ये बताया था कि जो ऑक्सलेट आयंस होते हैं इनका तो ऑक्सीडेशन हो गया होगा, और जब ऑक्सलेट आयंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है, CO2 बनता है, समझ रहे हो? लेकिन और जो फेरस है, फेरस का भी तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा ना, सिर्फ ऑक्सलेट का हुआ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फेरस का होके बना होगा फेरिक, यानी कि Fe3 पॉजिटिव। फेरस का मतलब होता है Fe2 पॉजिटिव, फेरिक का मतलब होता है Fe3 पॉजिटिव। अब क्वेश्चन में आप लोगों से ये बोला गया है कि जो K2Cr2O7 है ये 0.01 मोलर दिया है, बट इस पर्टिकुलर K2Cr2O7 का आपको वॉल्यूम नहीं दिया है, और आपको ये कह रहा है कि आपने ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ऑक्सीडाइज करने के बाद जो जो बना वो अलग बात है, बट जो आपके पास फेरस ऑक्सलेट है ये आपको 0.4 मोल्स दिया हुआ है, ये ऐसा दिया है, और आपको ये इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इस बार तो राइट हैंड साइड की हमें कोई नीड ही नहीं है। राइट हैंड साइड की नीड हमें सिर्फ वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए लगती है। इस बार लॉ ऑफ इक्विवेलेंस किसके बीच में लगेगा, आपके कितने इक्विवेलेंट्स हैं K2Cr2O7 के, इक्वल टू आपके पास कितने इक्विवेलेंट्स हैं फेरस ऑक्सलेट यानी कि FO के, इनके बीच में। अब K2Cr2O7 के लिए इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला कायदे से क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम।
बट क्या क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दी है? क्या नहीं, क्वेश्चन में तो मोलैरिटी दी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलैरिटी जो भी K2Cr2O7 की है इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू में वॉल्यूम। अब कायदे से तो आप लोगों का फॉर्मूला इसके लिए भी नॉर्मेलिटी होना चाहिए, बट फेरस ऑक्सलेट के बारे में उसकी कोई नॉर्मेलिटी नहीं दी, ना ही मोलैरिटी दी है। तो डर मत जाना कि अरे इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, हमको इक्विवेलेंट वेट्स मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से मतलब है, वैसे बाय द वे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से मतलब है हम लोगों को। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहे N1 इंटू वी का फॉर्मूला लगाकर आए, M1 V1 वैलेंसी फैक्टर के फॉर्मूले से आए, या चाहे वो सिंपली आप लोगों के मोल्स मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर से आए। तो लेफ्ट हैंड साइड का अलग फॉर्मूला, राइट हैंड साइड का अलग फॉर्मूला, इससे मत घबराना। क्यों भाई, फॉर्मूला तो कोई भी लगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से उतने ही आ रहे होंगे ना। तो जो आपके पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला देखिएगा। तो मोलैरिटी कितनी है? 0.01। वैलेंसी फैक्टर, वैसे तो ये सारी चीजें तुम्हें आप ओरली याद होनी चाहिए। सिंस अगर तुम्हें ओरली याद नहीं है तो यहाँ से यहाँ देखो कितना आएगा वैलेंसी फैक्टर उसका। यहाँ से यहाँ जब जाओगे तो आपको वैलेंसी फैक्टर निकालते आना चाहिए। मुझको तो भैया आता है और मेरे को याद भी है 6। ठीक है, तो ये आ गया 6। वॉल्यूम आपको नहीं पता तो ये रख दिया मैंने वॉल्यूम। मोल्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे 0.4, तो यहाँ पे आ गया 0.4। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर किसका है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैलेंसी फैक्टर किसका है। इस क्वेश्चन की जो बैकबोन है ना, जिससे एक इंसान को क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वो यही है। यही इस क्वेश्चन का सबसे डेंजर पॉइंट है। ये इस क्वेश्चन का सबसे डेंजर पॉइंट है। लोग पता है इसमें क्या करेंगे? वो ये देखेंगे, अच्छा मोल्स दिए हुए हैं 0.4, या तो उनसे गलती देखो क्या होगी, वो फेरस ऑक्सलेट वर्सेस CO2, इसके बीच में वैलेंसी फैक्टर का कंसेप्ट लगाएंगे, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, और उनका वैलेंसी फैक्टर निकल के आ जाएगा आपका कितना? 2। लास्ट केस में ही मैंने निकाला था, पूरा समझाया भी था, तो वापस से मैं प्रोसेस रिपीट नहीं कर रही हूँ। अच्छा, दूसरे जो प्राणीगण है, अच्छा रुको, फेरस ऑक्सलेट है ना, तो फेरस मतलब, हाँ ठीक है, बराबर है। ठीक है, इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा ना फॉर्मूला लिखना। कई बार हो सकता है कि फॉर्मूला ऐसा हो कि C2O4 के बाजू में या 2 हो, तो फिर वैलेंसी फैक्टर वेरी कर जाएगा। फिलहाल नहीं था, वो अलग बात है। फिर कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो इस फेरस ऑक्सलेट का वैलेंसी फैक्टर इस फेरिक के साथ निकालें, तो उन लोगों के अकॉर्डिंग वैलेंसी फैक्टर आएगा 1। अब वो दोनों में से कोई एक वैलेंसी फैक्टर ले लेंगे। अरे ऐसा नहीं करना है। ये जो मोल्स दिए हैं, ये मोल्स आपको फेरस ऑक्सलेट के दिए हैं, तो ऐसे में आप जो वैलेंसी फैक्टर ले रहे हो वो भी आपको फेरस ऑक्सलेट का लेना है। फेरस ऑक्सलेट में Fe को भी काउंट किया जाएगा, ऑक्सलेट को भी काउंट किया जाएगा। सो देयरफॉर अगर इसकी नजर से देख रहे हो तो वैलेंसी फैक्टर 1 है, और इसकी नजर से देख रहे हो तो 2 है। सो टोटल वैलेंसी फैक्टर वुड बी 1+2। यानी कि हमने जो इतनी मेहनत की, ये मेहनत आप लोगों की वैलेंसी फैक्टर वाली मेहनत अब काम आएगी। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 3, 4 3 12, यानी कि 0.12 डिवाइडेड बाय 0.06 इक्वल टू वॉल्यूम। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो वॉल्यूम आएगा वो आपका आ जाएगा कितना? एक मिनट, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुई है? 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, एक मिनट, मोल्स आपको आई थिंक 0.04 दिए थे क्या? नहीं, बराबर है, मोल्स तो यही दिए थे। ठीक है, तो 4 0.6, ठीक है, जो भी है कैलकुलेशंस कर लेना, ये तुम्हारा आंसर है। वॉल्यूम किस में आएगा? लीटर में आएगा। अच्छा, इसमें एक और डेंजर पॉइंट होता है, वो डेंजर पॉइंट पे फोकस करना। ये मोल्स दिए हैं कि मिलीमोल्स दिए हैं, इस बात पे ध्यान रखना। अगर मिलीमोल्स दिए हैं तो वॉल्यूम जरूर मतलब किस में रहा होगा? आप लोगों का ml में रहा होगा। ठीक है, तो बस इसी टाइप के छोटे मोटे तुम लोगों को सवाल देखो देखने को मिलते रहेंगे, और इसमें ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि कुछ कठिन चीज़ है। बाकी की जो कठिन चीज़ है आप लोगों को तब ज़्यादा अच्छे से फील होगी तब जब आप रेडॉक्स रिएक्शंस में एंट्री लोगे। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन आया कि व्हाट मास ऑफ हाइड्राजीन। अब यहाँ से अपने छोटे से ब्रेन में इस चीज को स्टोर कर लो कि हाइड्राजीन किसे कहते हैं। ये हाइड्राजीन है, विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब हम लोग हाइड्राजीन को ऑक्सीडाइज्ड करने वाले हैं बाय 100 ml। कौन करने वाला है हाइड्राजीन को ऑक्सीडाइज? 100 ml का 0.2 मोलर का I2 करने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब देखो हाइड्राजीन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं I2 को, तो I2 आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्राजीन यानी कि N2H4 के साथ। तो I2 अगर किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है
तो खुद रिड्यूस हो रहा होगा। तो I2 की ऑक्सीडेशन स्टेट फिलहाल कितनी है, 0। तो रिड्यूस होके बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है, I निगेटिव तक जा सकता है। तो I निगेटिव बन रहा होगा रिड्यूस होकर, और उसने N2H4 को ऑक्सीडाइज किया है। तो N2H4 ना जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीडाइज होकर वो बनाता है N2। ये सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी इसमें हाइड्राजीन, इसके बारे में ये आपका टू फाइंड है, और गिवन इन्फॉर्मेशन आपकी किसके बारे में दी गई है, I2 के बारे में दी गई है। तो जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया जाएगा वो किसके बारे में लगाया जाएगा, हाइड्राजीन वर्सेस I2 के बारे में। अब वॉल्यूम क्योंकि 100 ml में है तो मैं मिली इक्विवेलेंस की बात करूंगी कि जो मिली इक्विवेलेंस होंगे किसके, आपके N2H4 के, वो इक्वल होंगे किसके, मिली इक्विवेलेंस किसके, आपके I2 के। अभी मुझे क्या बोला है, I2 के बारे में मोलैरिटी दी हुई है और इसका वॉल्यूम दिया है। तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी कितनी दी हुई है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ चीज़ें, आप अब फॉर्मूला तुम्हें अपने दिमाग से यूज़ करना है। 0.2 इसकी मोलैरिटी, वैलेंसी फैक्टर यहाँ से यहाँ जाते वक्त कितने का चेंज आया, माइनस मतलब 1 का चेंज आया, बट 2 एटम्स है तो वैलेंसी फैक्टर वुड बी 2। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 100। तो राइट हैंड साइड तो देखो मेरा पूरा सॉर्टेड है, कोई उसमें तकलीफ नहीं है मुझको। अच्छा, अब उसके बाद जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि उल्टा मुझसे मास उसने अलग पूछ लिया है। ठीक है, देखते हैं, बट पहले यहाँ से यहाँ तक का इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है पहले वो निकाल लो। तो यहाँ से यहाँ तक तुम जब वैलेंसी फैक्टर निकालने गए तो N2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, और N2H4 जो है इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की है वो है -2। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक वैलेंसी फैक्टर होगा 4। तो आप मोलैरिटी के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ कि मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय क्या, उसका वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, अब मैं मोलैरिटी के टर्म्स में बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वॉल्यूम नहीं पता है, तो फिर ऐसे बात कर लेते हैं, मिली मोल्स किसके, आपके N2H4 के, क्योंकि ये भी मिली है तो मोल्स भी मिली होंगे, फिर इनटू वैलेंसी फैक्टर यानी कि कितना आ गया 4। ठीक है। अच्छा, अभी मिली मोल्स क्या होते हैं, मास बाय मोलर मास, तो मास ही तो ढूंढना है मुझको, तो लेट इट बी W। मोलर मास, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 32, 28 + 4 32, ये आ गया आपका। बस इस इक्वेशन को तुमको सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट वुड बी आप लोगों का 40, 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा, फिर ये हो जाएगा आपका 8 4 ज़ा 320, ये आ गया आप लोगों का 320। ठीक है, 320 क्या ग्राम, ये आ गया। देख लेना, मैंने कहीं हो सकता है पॉइंट्स की एरर वेरर कर दी हो तो उसको तुम संभाल लेना, इतना तो मतलब मैं समझती हूँ कि तुम कर ही सकते हो, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस यही एक इसका सबसे पहला रीढ़ की हड्डी है जो आपको क्रैक करनी है, कि आपको क्वेश्चन में पहले तो ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि आप किसको किस में कैसे क्या कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, जो मुझे सिखाना था वो मैं सिखा चुकी हूँ। ठीक है, इसमें अगर मैं ऐसे 50 ठोक एग्जाम्पल्स और ले लूँ तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अब जितना आना था आप सीख चुके हो। बस कौन किस में ऑक्सीडाइज होता है, किस में रिड्यूस होता है, इसके बारे में प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे तुम लोगों को जानकारियाँ मिलती जाएंगी, तो तुम उसमें और समय के साथ साथ बेहतरीन होते जाओगे। ठीक है, तो राइट नाउ हम लोग इसको ओवर करते हैं, और बाद में तो ये चीज़ आपको, अच्छा एक काम करो, एक क्वेश्चन मुझे और कराना है, वो क्वेश्चन करा के फिर ओवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कैसा है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग करेंगे टाइट्रेशन में, या फिर तब जब तुम लोग कॉपी चेकिंग कराओगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट वेट ऑफ Na2CO3 ऑफ 85% प्यूरिटी। लो भाई, प्यूरिटी वाला सवाल आ गया, बस इसी की कमी रह गई थी अब। वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। ठीक है, आप ऐसे कितना मतलब लोगे ताकि आप उसको 45.6 ml ऑफ 0.235 नॉर्मल H2SO4। ठीक है, ये मतलब Na2CO3 जो है जिसकी प्यूरिटी आपको 85% दी हुई है, कितना आप लोगे ताकि आप ये इतने ml का इतना नॉर्मल H2SO4 प्रिपेयर कर सको। अब ये मत पूछना कि मैडम Na2CO3 का क्या रोल है, अब यार होगा कोई रोल, मैं क्या करूँ, उसका जो भी रोल होगा तो उसके रोल के अंदर मत घुसना कि ये रोल होगा वो रोल होगा, जो भी होगा जैसा भी होगा वो अपन देख लेंगे। ठीक है, बट अभी आपको Na2CO3 को यूज़ करना है। मुझे रिएक्शन नहीं दी और ना ही, सही बताऊं, मुझे भी नहीं पता रिएक्शन क्या है।
ठीक है, क्योंकि अगर तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें रिएक्शन थोड़ी ना पता होंगी, तुम रट्टा मार के थोड़ी ना बैठोगे 50 ठोक रिएक्शंस 500 ठोक रिएक्शंस, राइट। तो देयरफॉर मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि Na2CO3 का मैं मदद कर रही हूँ, समथिंग समथिंग H2SO4 बन रहा है। दो ही चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इक्विवेलेंट्स किसके, आपके Na2CO3 के इस इक्वल टू आप लोगों के इक्विवेलेंट्स किस चीज़ के, आपके H2SO4 के। ये आपको कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट्स बोलो क्या होते हैं। इक्विवेलेंट्स तो अलग अलग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, जो आपको यूज़ करना है। तो पहले H2SO4 का मामला निपटाते हैं। दी हुई है इस बार नॉर्मेलिटी, बढ़िया है। तो नॉर्मेलिटी दी है मतलब वैलेंसी फैक्टर की मुझे इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर नॉर्मेलिटी के बदले मोलैरिटी दी हुई होती तो मैं वैलेंसी फैक्टर नहीं निकाल पाती, क्योंकि मुझे रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में बन क्या रहा है मुझको यही नहीं पता है, तो मैं चेंज कैसे कैलकुलेट करूँगी, राइट। जैसे I2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, C2O4 CO2 में कन्वर्ट होता है। दीज आर द बेसिक्स जो एक इंसान को याद होते हैं, बट ये नहीं याद होता किसी को, ठीक है। तो अच्छा, मल्टीप्लाई बाय सिंपल वॉल्यूम करना है, तो वॉल्यूम ml में है। अगर वॉल्यूम ml में लोगे तो इक्विवेलेंट्स, सॉरी मिली इक्विवेलेंट्स, बट अगर डिवाइड बाय 1000 कर दोगे और तो वो फिर वो लीटर में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वो इक्विवेलेंट्स ही लिखो। आपको वेट निकालना है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला था सेम टू सेम वैसे ही, परंतु इस बार क्या दिया गया है आपको, 85% प्योरिटी। ऊपर वाले क्वेश्चन में कम से कम रिएक्शन दी थी, तो मैंने ये मोल्स मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर का तो फॉर्मूला यूज़ कर लिया था। यहाँ तो मैं वो भी यूज़ नहीं कर सकती। क्यों मैं यूज़ नहीं कर सकती, रीज़न मुझको पता ही नहीं है कि यहाँ पर आपके Na2CO3 की नॉर्मेलिटी क्या है, नहीं पता, कुछ नहीं पता। पूरे पोपट हैं हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अब इसको हम लोगों को कैसे करना है, अब मुझे Na2CO3 के साथ काम तो करना था, अब कैसे, डाउट। तो इक्विवेलेंट्स होते क्या है, अब एक और नया फॉर्मूला, कुछ भी फॉर्मूले नहीं है, सारे ही फॉर्मूलेस को बस हम यूज़ करना सीख रहे हैं। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकती हूँ कि मैं लेफ्ट हैंड साइड, नहीं, ना मुझे वॉल्यूम पता है ना मुझे नॉर्मेलिटी पता है, वैलेंसी फैक्टर तो पता ही नहीं है, तो मोलैरिटी और मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर वाले फॉर्मूले को भूल जाओ। इक्विवेलेंट्स का क्या कोई और फॉर्मूला बच गया है, बिल्कुल बच गया है। कैसे, कुछ याद आ रहा हो शायद, मे बी। तो देखो, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो तुम मुझे बोलते हो, मतलब मोल्स क्या होते हैं, मास बाय मोलर मास, राइट, यही जवाब देते हो। तो अगर मैं पूछूंगी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, यही जवाब दोगे। ये भी तो एक फॉर्मूला है। मास तुमको ढूंढना है, तो लेट इट बी x। क्या तुम्हें Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास पता है, तो देखो इक्विवेलेंट मास भले ही मुझे नहीं पता है, मैं मोलर मास निकाल सकती हूँ और मैं उसको डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर कर सकती हूँ। अभी मुंह ना खोलना कि मैडम आपको तो वैलेंसी फैक्टर पता ही नहीं है। राइट हैंड साइड की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग बाद में कैलसी से, ठीक है। इस वाली चीज़ को ये मैं परफॉर्म कर दूंगी, बट अभी मोलर मास क्या मुझे Na2CO3 का पता है, बिल्कुल पता है। कितना होता है, 106, मुझे याद है। तो x अपॉन में 106, बट वैलेंसी फैक्टर तो आपको नहीं पता। अबे मतलब वैलेंसी फैक्टर आपको चाहिए होता है रिएक्शंस में, बट मान लेते तो मैं H2SO4 दिया, क्या H2SO4 के वैलेंसी फैक्टर के लिए तुम्हें कभी किसी रिएक्शन की नीड है, 2 H पॉजिटिव आयन से मतलब वैलेंसी फैक्टर बराबर 2। Na2CO3 क्या है, एक सॉल्ट है, आयोनिक सॉल्ट। और अगर आपका Na2CO3 एक आयोनिक सॉल्ट है, तो आयोनिक सॉल्ट्स के लिए हम लोगों ने वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखा है। केस नंबर 3 देखना, जो वैलेंसी फैक्टर का पहला वीडियो था। आप सॉल्ट को स्प्लिट कर दो, 2 टाइम्स ऑफ Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। आपका जो भी पसंदीदा है, कैटायन पसंद है तो कैटायन, अनायन पसंद है तो अनायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो, या फिर और बात पे ध्यान देना, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन। इसमें से किसी एक चीज को आप ले लो और उसी पर्टिकुलर चीज को वैलेंसी फैक्टर कहते हो। तो अगर मैं अनायन पे देखती हूँ तो अनायन पे -2 का चार्ज है और अनायन एक ही है, तो बेसिकली इसका वैलेंसी फैक्टर हुआ 2। -2 मत लिख देना, वैलेंसी फैक्टर कभी निगेटिव नहीं होते हैं। तो ये वाली चीज कट कुटा के आ गई 53। तुम यहाँ से कैलकुलेशंस कर लोगे तो x की वैल्यू आएगी 0.235 मल्टीप्लाई बाय 45.6 अपॉन में ये आ गया 1000 और उसके बाद मल्टीप्लाई में कितना आ गया 53।
इतना ग्राम आप लोगों का Na2CO3 होना चाहिए था, परंतु हमारा जो Na2CO3 है वो तो इम्प्योर है, मतलब प्योरिटी उसकी तो सिर्फ 85% ही है ना। अगर Na2CO3 मेरा 100% प्योर होता तो इतना ग्राम होता, बट वो तो अभी इम्प्योर है। तो 85% के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे बताओ? 85% के लिए क्या करूं मैं? अगर ये वाला जो है ये क्या है, ये क्या निकल के आया, ये जो आपने एंटाइटी निकाली, ये जो आपने कैलकुलेशंस की, ये क्या है? ये मास निकला या फिर वेट निकला। किस चीज का वेट निकला? Na2CO3 का वेट निकला। अगर इफ Na2CO3 वॉज 100% प्योर, अगर वो 100% प्योर होता तो, लेकिन हम लोगों का तो सिर्फ 85% प्योर है। तो फिर आप क्या करेंगे? तो सिंपल सा काम है, परसेंटेज वर्सेस वेट वाली कैलकुलेशंस। अगर 100% प्योर होता तो इतना वेट आप लोगों का आना चाहिए था। मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। लेकिन मेरा वाला तो सिर्फ 85% ही प्योर है, तो उसके लिए फिर वेट कितना आएगा? लेट दैट वेट बी वाई। एक्स मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऊपर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। सो अगर कोई मुझे पूछेगा कि वाई कितना है, सो आई वुड से कि 0.235 मल्टीप्लाई बाय 45.6 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 85 और अपॉन में कितना है 1000 और यहाँ पे अपॉन में 100। देख लो कोई अंडा तो नहीं दे चुकी हूँ मैं? नहीं, ठीक ठीक दिख रहा है, कुछ गड़बड़ तो लग नहीं रही है। ठीक है, सब कुछ एकदम सिंपल सिंपल सा है दिख रहा है बराबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब बस तुम्हें यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि एक बार मेरी कैलकुलेशंस को ना चेक कर लिया करो, समटाइम्स हो जाता है गड़बड़ियाँ। ठीक है, इधर का उधर, राइट। तो ऐसे में वो तुम अगर देख लोगे तो डेट वुड बी मच बेटर। तो ये पूरी कैलकुलेशंस आप कर लो, जो भी आपका आंसर आता है वो आंसर आप निकाल लेना। तो 100 के लिए इतना वेट था और 85 के लिए इतना होगा। या फिर अगर तुमको ये लेट से नहीं करना है ये तरीका, तो सिंपल है, देखो कि आप क्या करो, अगर वो 100% प्योर होता तो परसेंट में काम अगर तुम्हें नहीं करना है, तो अगर सैंपल आपका 100 ग्राम है तो 100 ग्राम के सैंपल के अंदर प्योरिटी का लेवल कितना है? 85, मतलब सिर्फ 85 ग्राम ही आपको प्योर चीज मिलेगी। अभी आपको जो मिल रहा है, क्या वो 100 ग्राम मिल रहा है? क्या नहीं, वो आपको वो बड़ी सी वैल्यू मिल रही है। तो इस बड़ी सी वैल्यू के अंदर वो कितना होगा? वो y होगा। ठीक है, तो इस तरीके जो भी है तुम्हें जो ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग कर लो, और मैथमेटिकली आपको करना है उस पर्टिकुलर चीज़ को, उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर तुम्हें बता देती हूँ, कैलकुलेशंस तुम करना और फिर टैली करके देख लेना कि वो चीज़ मैच हुई है कि नहीं हुई है। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये ऐसा रहता है। तो आई डोंट थिंक कि अब इसमें कोई भी तकलीफ है। बाकी की जो अब तुम्हारी तकलीफें होंगी वो अपन टाइट्रेशंस में इसी कंसेप्ट को पढ़ते हुए समाप्त करेंगे फिर।